Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के हवाले से जो बड़े ही अजीब किस्म का है। दुनिया में इसके ऊपर काम भी नहीं हुआ, रिसर्चें भी इसके ऊपर ना होने के बराबर हैं और इस तरह के लोगों के ऊपर रिसर्च करने के लिए सैंपल ही इंतहाई कम मिलते हैं। लेकिन चूँकि मेरी इसके ऊपर रिसर्च रह चुकी है तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी है, तो ताकि आप लोगों को देखने, समझने और सीखने का मौका मिले। और थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे तो वो हमारा आज का टॉपिक है नेक्रोफिलिया। इनफैक्ट नेक्रो कहते हैं मुर्दा को, डेड बॉडी को, और फिलिया कहते हैं कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोई भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी। अब नेक्रोफिलिया से मुराद ये होता है कि मुर्दों के साथ, डेड बॉडीज़ के साथ कोई भी इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करना कि जिसके अंदर ये सारा का सारा जो सेक्सुअल काम है वो सारा का सारा काम आ जाए, तो वो नेक्रोफिलिया कहलाता है। अब अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो इसकी हिस्ट्री के हवाले से जो हेरोडोटस नामी बंदा है वो लिखता है द हिस्ट्रीज़ के अंदर वाली बुक के अंदर। वो कहता है कि जी पहले अक्सर जो है ना, जो जंगें हुआ करती थी कदीम मिस्र, यूनान और इन इलाकों के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे, तो वो जो मल्लाह होते थे जो कि बहरी जहाज़ के रास्ते से अपने डेड बॉडीज़ को अपने आबाई मुल्कों की तरफ वापस भिजवाया करते थे, तो उनके ऊपर अक्सर इल्ज़ाम लग जाता था इस चीज़ का कि जो ये डेड बॉडी लेके आए हैं इन्होंने ब्यूटीफुल वूमेन के साथ जो है ना इस तरह का कोई ना कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है, लेकिन वो सिलसिला कोई ख़ास केस मंजर आम पे नहीं आ सका और वह इस तरह सिलसिला चलता रहा, या कोई अगर केस सामने आया भी है तो उसको वक्ती तौर पर दबा दिया जाता था। और ये केस दबते इसलिए भी रहे हैं क्योंकि ये केस ही तादाद में इंतहाई कम है, तो इसकी वजह ये भी है, ये एक ऐसा अनहोना वाक़या, एक ऐसा अनहोना केस है, या एक ऐसे अनहोनी चीज़ है कि जो कि इंतहाई कम लोग इसके ऊपर यकीन रखते हैं, और फिर अगर यकीन रख भी लें तो ये केस इंतहाई कम मिलते हैं जो कि हमारी रिसर्च के लिए नाकाफ़ी रहते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे तारीख़ी वाक़यात मिले हैं कि जिनके अंदर के बादशाहों ने अपनी महबूबा को अपनी मोहब्बत की वजह से उन्हें के मोड़ने के बाद भी उसकी डेड बॉडी को इतने दिन के लिए अपने कमरे के अंदर रख के रखे, ऐसे कुछ वाक़यात मिले हैं। लेकिन कोई अथेंटिक सोर्सेज और कोई अथेंटिक हिस्ट्री सामने नहीं आई, लेकिन इस तरह से एक वर्बली बात आगे फॉरवर्ड होती गई कि ये इस तरह से सब कुछ होता रहा है। और अगर इससे पहले अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले इस्लामाबाद के अंदर भी, रावलपिंडी के अंदर भी एक ऐसे केस सामने आया था जिसके ऊपर मुर्दों के साथ सेक्स करने का इल्ज़ाम ठहराया गया था। और अगर इसके अलावा अगर हम बात कर लें सन 2011 के हवाले से, गालबन राउंड अबाउट मार्च का ये वाक़या है, मार्च 2011 के अंदर कमोबेश के यहाँ जो खबर कलां का इलाका है वहाँ पर भी एक ऐसे दो भाई मिले हैं, फुरमान फम्मा और आरिफ अफल, जिन्होंने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम ठहराया गया है कि उन्होंने मुर्दों के साथ, डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। और उसके बाद इस वाक़े को चलाते गए और हत्ता कि ये वाक़या फिर उसके बाद उन्हें जेल हो गई और बाकी मामलात होते गए। तो उस केस को हवाले से मेरा अपना इसके ऊपर रिसर्च रही, उनसे मिलने का इत्तफाक हुआ, उनसे ऊपर मैंने टेस्ट वगैरह अप्लाई किए और मुख्तलिफ़ तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करने के बाद मैं इस नतीजे पहुँचा है कि ये कैसा ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जो टेस्टों के रिज़ल्ट आए हैं, वो टेस्टों की जो लैब्स, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो उनके रिज़ल्ट बने हैं, उस रिज़ल्ट की रोशनी के अंदर वो अच्छे खासे मेंटली तौर पर अब नॉर्मल पाए गए हैं। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको मराटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है, तो उसका जो नॉर्मल स्कोर 135 होता है, जबकि जो फुरमान फमे का जो स्कोर निकला है वो 169 के राउंड अबाउट निकला है, और इसी तरह जो उसका निकला है दूसरे का वो भी राउंड अबाउट इसके करीब करीब निकला है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसे साइकोलॉजिकल तौर पे मसाइल हैं कि ये काम मुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होती है कि देखिए अल्लाह की रात ने सेक्स को इंसानी फितरत के अंदर रख दिया है। जिस तरह सोना जागना इंसानी फितरत है, रोटी खाना इंसानी फितरत है, सांस लेना इंसानी फितरत है, इस तरह से ये भी एक इंसानी फितरत है कि अगर सही तरीके से उसके तकाजे पूरे हो रहे होंगे तो फिर तो उसका निज़ाम चलता है, और अगर सही तरीके से इंसानी तकाजे पूरे ना हो तो उस सूरत हाल के उसका नुकसान हो सकता है और वो इस तरह कोई भी गनावनी हरकत या कोई भी गनावना काम कर सकता है। अब यहाँ पर मज़ीद बात इस जाविये पर आती है कि अगर तो एक पढ़े लिखी सोसाइटी है उसमें तो ये चीज़ इसलिए सुनने का भी मौका नहीं मिल सकता क्योंकि पढ़े लिखी आवाम कभी इस तरफ जाती नहीं है,
वो एक लीगल वे की तरफ जाती है, या अगर इलीगल भी हो तो कम अज़ कम उन्हें इस तरह कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उनकी यहाँ तक नौबत नहीं आती। दूसरी तरफ वो लोग जो कि दीन से मुंसलिक हैं वो तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा, क्योंकि मुर्दे की बेहुरमती के अंदर आते हैं, डेड बॉडी की लाश की बेहुरमती के अंदर आता है, तो इसीलिए ये तो सुन के भी कान खड़े होते हैं, तो ये भी नामुमकिन चीज़ है उनके लिए। अब रह गई बात हमारा एक छोटा सा तबका जो कि प्योर पेंडू या फिर देहाती तबका है, जिसका ताल्लुक़ तालीम से मुंसलिक नहीं होता, जिसका ताल्लुक़ दुनियावी या दीनी तालीम दोनों तालीमों से नहीं होता। अब अगर एक बंदे का ताल्लुक़ दीनी तालीम से होता फिर तो मुमकिन था ऐसा, क्योंकि वो दीन की अगर एक बंदे का दीनी तालीम से वास्ता होता फिर तो ऐसा मुमकिन था कि वो दीन की तालीम की वजह से वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से बहुत दूर रहता। और अगर एक बंदे को दुनियावी ताल्लुक़ होता तो फिर दुनियावी तालीम से ताल्लुक़ होता, तो दुनियावी तालीम की वजह से उस बंदे की इतने रेप्यूट बन चुकी होती है पढ़े लिखे बंदे की, एजुकेशन वाले बंदे की, कि उसको कोई ना कोई ऐसा इजीली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और तीसरे वो लोग जो बचना चाहते हैं वो तो दीन के रास्ते पर चलते हैं, वो तो रोज़े रखते हैं और उनके अंदर शहवत का अंसर वैसे ही कम पाया जाता है, क्योंकि जब उनको कोई ऐसा गुमान गुजरता है तो फिर वो रोज़े रखते हैं या फिर वो शादी के मामलात को तरजीहात देते हैं, इसलिए वो लोग तो वैसे ही बच जाते हैं, बात ख़त्म हो गई। अब सिर्फ वो लोग कटहरे के अंदर आके खड़े होते हैं कि जो लोग प्योर ऐसी तरबियत हुई हो जिनको ना माँ ने पूछा हो, ना बाप ने पूछा हो, ना कोई घर में तरबियत दी गई हो, ना कोई फैमिली में तरबियत दी गई हो, ना कोई दीन की तालीम दी गई हो, ना कोई दुनिया की तालीम दी गई हो, और उसके बाद उस बंदे के साथ कोई ऐसा इंतकामी कार्रवाई करके या उसको ऐसी उसकी इज़्ज़त की ढचिया बखेर के या उसको कोई ऐसा तजलील करके या कोई उसको ऐसे उसको डिग्रेड करके या कोई उसकी ऐसी कोई बेइज्जती करके इंसल्ट करके या कोई और इस तरह के मामलात के वो बंदा जब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है, सासी कमती के अंदर चला जाता है, फिर उस बंदे को सही गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। अब जो खबर कलाम वाले केस सामने आए हैं तो वो भी ये चीज़ देखने के अंदर मिली है कि उसके घर के अंदर ना ही तो वालिदैन का जो हक़ था तालीम तरबियत का, ना उन्होंने वो तालीम तरबियत दी है, ना उसके स्कूलों में तालीम तरबियत हुई है, क्योंकि स्कूलों का उन्होंने रुख ऐसे देखा है, कोई 1 या 2 क्लास मुश्किल पढ़ी और वो भी उसके बाद भाग चुके थे वहाँ से, तो वो ना वो वाली तालीम हासिल कर सके हैं। उसके बाद दीन की तालीम की अगर हम बात कर लें तो ना ही उन्होंने दीन की तालीम हासिल की, क्योंकि कुरान वगैरह को वो नहीं जानते, तो ना ही उन्हें पता था। और जब इल्म ही हासिल नहीं करेंगे, कुरान पाक को नहीं सीखेंगे, दुनियावी तालीम को नहीं सीखेंगे, तो फिर हलाल हराम सही गलत और इन चीज़ों का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। तो उन केस के साथ भी कुछ ऐसे ही था कि हर तरह से एक तो उनके पास तालीम नहीं थी, दूसरा वो सादा लू थे, तीसरा इसके साथ साथ वो देहाती होने के साथ साथ पेंडू होने के साथ साथ उनको मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह ना मिलने की वजह से, बेइज्जती होने की वजह से हर बंदा उसको धुतकारे हुए अंदाज से देखता था, हर बंदा नफ़रत की निगाह से देखता था, और मुआशरे से मिलने वाली नफ़रतों ने उनके अंदर एक इंतकामी कार्रवाई करने पे मजबूर कर दिया, और इंतकामी कार्रवाई करने के चक्कर में वो उस लेवल पे चले गए कि उनके अंदर का खून सफ़ेद हो गया, उन्हें हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म हो गया, और उस हलाल हराम के फ़र्क ख़त्म होने की वजह से वो इस काम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चले गए। और उसके बाद उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया कि मुर्दों को कब्रों को फाड़ते, कब्रों को फाड़ने के बाद वो कब्र के नीचे उतर जाते और वो इस तरीके से अंदर जाके वो सारा कुछ वो एक्टिविटी कराते, और एक्टिविटी करने के बाद उसके बाद वो बात ख़त्म हो जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, बीक साइकोलॉजिस्ट कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आम लाइफ के अंदर वो बंदा सही रहता हो, शऊर तरीके से रहता हो, और किसी एक जगह पे जाकर उनकी अकल काम ना करते हो? तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप जितनी भी बीमारियां उठा के देख लें, डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को उठा के देख लें, कोई और ऐसी बीमारी उठा के देख लें, तो ये सारी वो बीमारी होती है कि नॉर्मल रूटीन लाइफ में बंदा बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन किसी एक जगह पे जाके उनकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल वो जो केस थे जिनको मैं बता रहा हूँ नेक्रोफिलिया के नाम से, तो वो केस भी ऐसे ही थे कि आम हालत के अंदर वो बिल्कुल ठीक रहते थे, दिन के अंदर मसलन इस काबिल रहते थे कि उनका खाना पीना और लोगों में उठना बैठना और मिलना मिलाना किसी हद तक हो जाता था, लेकिन रात के टाइम के अंदर उनकी अकल जो थी वो ख़त्म हो जाती थी, और एक मखसूस जगह पे जाके जैसे कब्रिस्तान के अंदर पहुँचते थे तो उनको हलाल हराम सही गलत तमीज़ वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो जाती थी। इसलिए वो काम ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ऐसा काम कर लेते थे। अब बात यह है कि कोई भी इंसानी फितरत है कि अब अगर एक बंदे के तकाजे जिंदा चीज़ों से नहीं होते तो वो मुर्दा चीज़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब उनकी हिस्ट्री ली गई तो उनकी हिस्ट्री से ये बात सामने आई है
कि जो एक बंदे की तो बेगम थी, वो तो उसको छोड़ के पता नहीं कितने अरसे से, कितने महीने से, कितने सालों से अपने घर वापस लाहौर जा चुकी थी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब उस बंदे की ये एक्टिविटी देखे, जिस तरह हम खाने पीने को अपनी फितरत और इंस्टिंक्ट और जबिल्लत समझते हैं, नेचर समझते हैं, इस तरह से ये भी एक जबिल्लत और फितरत के अंदर आता है कि जब उसके तकाजे जानदार चीज़ों से पूरे नहीं होते तो फिर वो बेजान चीज़ों से पूरे करते हैं। लेकिन बेजान चीज़ों के अंदर भी तरीक़ेकार अपने अपने होते हैं। कोई लोग बेजान चीज़ों के अंदर किसी और तरीके से पूरे करती है, किसी और ऐसी गैर मादी या मादी चीज़ों का सहारा लेके पूरा करते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। वो एक अलग टॉपिक है कि आप लोगों को एक अलग वीडियो की तरफ बताएंगे। वो पैराफीलिया सारा का सारा कि वो उस तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के सोचने समझने की सलाहियत इस हद तक मुतासिर हो जाती है कि उनके लिए डेड बॉडी की हुर्मत क्या चीज़ होती है, डेड बॉडी की बेहुरमती करना क्या चीज़ होती है, ये सारे ताल्लुक ही ख़त्म हो जाते हैं। जब ये ताल्लुक ही ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि इज़्ज़त क्या है, बेइज्जती क्या है, डेड बॉडी क्या है या डी है। उनका ताल्लुक तो सिर्फ एक फितरत उनके दिमाग के अंदर बैठ चुकी है, उसका ताल्लुक सिर्फ उस फितरत से बच जाता है। जैसे कि मैंने बताया, जब उसकी जायज़ तरीके से हाजात पूरी नहीं हुई, उसकी जायज़ तरीके से उसके तकाजे पूरे नहीं हुए, इसलिए उसने नाजायज़ तरीके से निकालने चाहे। जब वो नाजायज़ तरीके से निकालने चाहे तो उसको चूँकि मुआशरे में वैसे धुतकारी हुई निगाह से देखते थे, उनकी हौसला शिकनी होती थी। अब मुआशरे में तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं उनको कि वो वहाँ से अपने सिस्टम को कैरी ऑन कर सके। इसलिए इस फितरत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए उन्होंने रुख किया डेड बॉडी की तरफ। और उसके बाद उनके माइंड फारिग होते होते, खिसकते मेंटली अबनॉर्मेलिटी का शिकार होते होते इस लेवल पे चले गए कि उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है, और वो ये कि ये सब कुछ एक दिन में ना ही होता है, ना ही हो सकता है, बल्कि इस चीज़ के लिए टाइम लगता है। पता नहीं कितने महीनों उनको धुतकारा गया होगा, पता नहीं कितने महीनों उन्होंने बेइज्जती बर्दाश्त की होगी, पता नहीं कितने महीने उनके साथ जो है ना मुआशरे की तजलील हुई होगी मुआशरे की तरफ से। जब हर चीज़ की एक हद होती है, जब वो चीज़ हद से क्रॉस कर जाती है तो फिर बंदा कुछ भी कर सकता है। तो उनके साथ भी एक लेवल ऐसा हो चुका कि जिसके अंदर वो सारे इन हदों को क्रॉस करके वो आगे जा चुके। अब जब वो आगे जा चुके तो फिर ऑटोमेटिकली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि जब नफ़रतों का लेवल मामूल से क्रॉस कर जाए और कंट्रोल में ना रहे तो फिर वो नफ़रतों की आग में बंदा इंतकामी कार्रवाई के तौर पे कुछ भी कर सकता है। हम उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात ये पैदा होता है कि हम रोक कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वो ये है कि हम अब बग़ैर एजुकेशन के, बग़ैर तालीम के हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों को अगर कारोबार कराना है तब भी स्कूल भेजना होगा, हमने अपने बच्चों को दुकान करानी है तब भी स्कूल भेजना होगा, हमने अपने बच्चों से जॉब करानी है तब भी स्कूल भेजना होगा। हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजे बगैर कभी भी उनको अच्छाई के रास्ते पर नहीं चला सकते। उसके बाद हमने अपने बच्चों को मस्जिद का आदी बनाना होगा, हमने अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाना होगा, हमने 5 टाइम वज़ू कराना होगा, हमने उनके पास से कुरान पाक को खुलवाना होगा, तब ही हम इन सारी की सारी माशरती बुराइयों से बच सकते हैं। उसके बाद हम अपने बच्चों के जो दोस्त हैं उनकी कंपनी को कंट्रोल करना होगा, अच्छी कंपनी को रखना होगा, तब ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपने बच्चों पे कंट्रोल रखना होगा कि हमारे बच्चे मामूल से ज़्यादा गैर हाजिर और घर से बाहर ना रहें, रात को देर से ना आए और कोई और ऐसा मसला ना हो। अगर कोई और ऐसा मसला हो तो फिर हमें उनको कंट्रोल करना होगा। और जब ये सारे के सारे काम होते हैं तो फिर हम इजीली अपने सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। खुदारा आप ख्याल रखें, सारी चीज़ों को देखें, समझें, इससे पहले कि हमारे आस पड़ोस के लोग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हों, तो हमें उनको इस नफसाती बीमारी को शिकार होने से पहले हमें उनको कंट्रोल करना होगा। और ये तभी मुमकिन है जब हम कुरान और हदीस का इल्म, दीन का इल्म, दुनिया का इल्म, कुरान यूनिवर्सिटी का इल्म, कॉलेजों का इल्म, और उनको घर के एक अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे माहौल के अंदर रखेंगे, तभी हमारा मुआशरे जन्नत का नमूना बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।